हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को हम 10th के मैथ का वीडियो दे रहे थे, लेकिन 10th का मैथ में जो पहला चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, उसका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था और उसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवा दिए थे। लेकिन उसका एक ऑब्जेक्टिव का लेक्चर और आएगा, तब उसका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। आज हम लोग फिजिक्स 10th फिजिक्स में जो पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, उसका हम लोग 3 लेक्चर कर चुके थे। उसका 3 लेक्चर हो गया था। अब उसका आज चौथा लेक्चर होने वाला है और एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र को प्रूव करेंगे। फिर फिजिक्स 10th फिजिक्स का भी पहला चैप्टर का ऑल लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आवर्धन क्या होता है, चिन्ह परिपाटियां क्या होती है, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उसका स्थिति क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बनाने के लिए भी पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलिए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट कर। क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है चिन्ह परिपाटी क्या है, कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। जब हम दर्पण में पढ़ते हैं तो चिन्ह परिपाटी को आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाइएगा तो कभी दायां साइड बन जाएगा, तो कभी बायां साइड बन जाएगा, कभी ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, या तो कभी वास्तविक बनता है या तो आभासी बनता है। तो इन्हीं सब में अंतर दिखाने के लिए चिन्ह परिपाटी का यूज किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों में अंतर बताने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल और अवतल दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनेगा तो कभी पीछे बनेगा, या तो कभी सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा। अर्थात जो सीधा बनेगा वो आभासी होगा और जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक होगा। तो इन्हीं सभी प्रतिबिंबों में अंतर बताने के लिए गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। तो छोटा सा अगर क्वेश्चन आए कि चिन्ह परिपाटी क्या है, तो ये बता दीजिएगा कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। तो इन्हीं स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए, ये मान लीजिए जो आपको दिख रहा है ये फिगर में, ये एक अवतल दर्पण है। एक क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, एक क्या है, अवतल दर्पण है। आप लोगों को अवतल दर्पण के बारे में पूरा अच्छी तरह से बता दिए थे कि दर्पण पहले होता क्या है। दर्पण वही हो सकता है जिसका एक भाग उसका क्या हो, रंगा हुआ हो, और अवतल दर्पण वही हो सकता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो अवतल दर्पण में क्या कहता है, चिन्ह परिपाटियां क्या कहती है। अब देखिए चिन्ह परिपाटियां क्या कहती है। तो सबसे पहले ये देखिए क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है यानी प्रधान अक्ष होता है। ये मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष के जो ये साइड दूरियां मापते हैं, मुख्य अक्ष के जो बाई साइड दूरियां मापते हैं, ये साइड वो क्या होता है, निगेटिव, वो होता है निगेटिव। लेकिन मुख्य अक्ष के जो दाएं साइड दूरियां मापते हैं, इस साइड दाएं की ओर, इस दूरी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इस दूरी को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आप लोग 10th क्लास में इस तरह से पढ़े होंगे, इस तरह से ज्यामिति। इसको भी थोड़ा रिलेट कीजिए तो आप लोगों को ज्यादा याद आएगा, क्योंकि इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। तो इसको क्या बोलते थे, ये साइड क्या होता था, पॉजिटिव, ये साइड होता था पॉजिटिव, यानी 1 2 3 इस तरह से चलता है इसमें। और जो ये साइड होता है वो क्या होता है, -1 -2, यानी ये साइड क्या होता है, निगेटिव, ये साइड होता है निगेटिव। और बताइए ऊपर क्या होता है, ऊपर जो वाई अक्ष होता है तो पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 इसी तरह से आगे बढ़ता, और ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव। और नीचे क्या होता है, निगेटिव, नीचे होता है फिर निगेटिव, -1 -2 -3। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इसमें क्या रिलेट कीजिए, उससे रिलेट कीजिए। तो ये साइड दूरियां क्या हो गई, पॉजिटिव, दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव, और दर्पण से बाईं ओर की दूरियां हमेशा निगेटिव होता है। और किसी भी वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, बाईं ओर, क्योंकि दर्पण के सामने रखिएगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। अगर दर्पण की ये साइड रख दीजिएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसीलिए जो
किसी भी दर्पण में जो वस्तु का दूरी होता है, वस्तु को दूरी को यू से सूचित करते हैं और उसको हमेशा क्या निगेटिव लेते हैं, हमेशा निगेटिव लेते हैं। बोलिएगा निगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि ये साइड वाला दूरिया हमेशा क्या होती है, निगेटिव। ये साइड का दूरिया हो गई निगेटिव, तो हमेशा क्या लेंगे, वस्तु को हमेशा यही साइड रखते हैं, इसीलिए वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो जो दर्पण के बाईं ओर की दूरियां हो गई वो क्या हो गया, निगेटिव, और दर्पण के दाईं ओर की दूरियां हो गई पॉजिटिव। और दर्पण के ऊपर, आप दर्पण से ऊपर जाइएगा, जैसे देखिए दर्पण से ऊपर जाने पे क्या होगा, पॉजिटिव दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव। और दर्पण से नीचे आने पे क्या होगा, दूरियां निगेटिव। दर्पण से नीचे आने पे दूरियां निगेटिव। लेकिन आप एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। बोलिएगा ये क्यों धनात्मक हो गया? क्योंकि जब हम दर्पण में किसी भी वस्तु को दूरियां मापते हैं तो यहां से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। क्या मांगते हैं, दर्पण के ध्रुव से। इसको मूल बिंदु मानते हैं। जिस प्रकार इसमें मूल बिंदु यहाँ पे बीचों बीच में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, 0 0 0,0। ठीक उसी प्रकार दर्पण में जो ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है और जो भी दूरियां मापी जाती है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ तो यहाँ से ये साइड नापते आएंगे, इंची यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से नापते आएंगे, इस तरह से क्या नापते आएंगे और देखेंगे कितना सेंटीमीटर इधर दूर है, तो इधर से ही नापेंगे और फिर इधर से ही उधर जाके नापेंगे। लेकिन आपतित प्रकाश की दुनिया में क्या होगा, इधर हम इंची टेप यहाँ पे पकड़ लिए, फिर इधर से नापते जा रहे हैं, इधर नापते जा रहे हैं, क्या इधर नापते जा रहे हैं। फिर देखिए दाईं ओर की हो गए ना, इसी तरफ हो गए ना, देखिए ना इंची यहाँ पे रखेंगे, जो उसका जो होगा मेन पॉइंट यहाँ पे रखें और आगे इस साइड बढ़ रहे हैं, तो ये आपतित दिशा हो गया, ये आपतित प्रकाश की दिशा हो गया। और देखिए ये साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये साइड जा रहे हैं ना, तो इसका दूरिया क्या लेंगे, आपतित दिशा में मापी गई दूरिया हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा इसी साइड अगर इसके विपरीत आएंगे, देखिए हम दूरी जब भी मापते हैं तो मूल बिंदु से मापते हैं, तो ये साइड आते हैं, ये साइड हमेशा आते हैं। तो परावर्तित मान लीजिए कोई किरण इस तरह से आया तो परावर्तित तो इस तरह से हो जाएगा, परावर्तित इस तरह से हो जाएगा। तो परावर्तित जो दूरियां मापेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको मापना है, यहाँ पे कोई बना होगा वस्तु का प्रतिबिंब बना, तब इसका दूरिया यहाँ से इधर नापते आएंगे, इधर आप नापते आएंगे कि नहीं, इधर से इधर नापने आएंगे। यहाँ पे इंची टेप पकड़ेंगे और देखेंगे कि दर्पण से कितना दूर में इसका प्रतिबिंब बना है। तो अगर यहाँ इंची टेप रखेंगे और इधर आएंगे तो फिर किधर आ रहे हैं, ये साइड आ रहे हैं, तो देखिए इसका ये साइड है, तो इसका मतलब ये जो परावर्तित दूरियां होगी, जो प्रकाश के परावर्तन के बाद जो दूरियां मापते हैं वो दूरियां क्या होगी, निगेटिव। लेकिन आपतित दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव और परावर्तित दिशा में मापी गई दूरियां निगेटिव होती है। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। मान लीजिए कोई दर्पण है, ये क्या है, मान लीजिए कोई ये क्या है, दर्पण है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसमें चित्र में सारा कुछ लिखा हुआ आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले एक बार और देखिए, कोई दर्पण है, दर्पण के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, दर्पण के नीचे हो जाएगा निगेटिव, दर्पण के दाईं ओर हो जाएगा पॉजिटिव और दर्पण के बाईं ओर हो जाएगा निगेटिव। ठीक आपतित दिशा में मापी गई दूरियां हो जाएगी पॉजिटिव और परावर्तित दिशा में मापी गई दूरियां हो जाएगी निगेटिव। अब इस पॉइंट को हम लिख के रखें कि चिन्ह परिपाटियां जो होती है, चिन्ह परिपाटियां 4 होती है, चिन्ह परिपाटियां की संख्या 4 होती है और एक नई चिन्ह परिपाटी होती है, तो देखिए पहला चिन्ह परिपाटी क्या बोलता है, एग्जाम में पूछेगा कि चिन्ह परिपाटी कितने होते हैं तथा उसे लिखे। तो सबसे पहला लिखिएगा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात मूल बिंदु ध्रुव को ही कहते हैं, ये देखिए कोई दर्पण है तो यहाँ पे होता था क्या, ध्रुव, यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसी को क्या मानते हैं, मूल बिंदु, जहां से दूरियां सभी मापी जाएगी उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। तो पहला क्या बोलता था, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, अर्थात मूल बिंदु ध्रुव को ही कहते हैं। अब दूसरा क्या बोलता है, दर्पण के मुख अक्ष को निर्देशांक x डैश अक्ष माना जाता है। आप लोग को बताए थे इस तरह से, इधर का दूरिया क्या हो जाता है पॉजिटिव और इधर का दूरिया हो गई निगेटिव, और जो निर्देशांक अक्ष में होता था इधर, इसको क्या बोलते थे, x डैश x, इसको बोलते हैं x। ये भी पॉजिटिव होता था, ये भी निगेटिव होता है। तो ये लाइन जो होता था दर्पण में, इसको क्या बोलते थे, मुख अक्ष। इसीलिए लिखा गया है कि दर्पण के मुख अक्ष को निर्देशांक x डैश माना जाता है। अब अगला देखिए, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होता है, जबकि
जबकि इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है, अर्थात बोले तो परावर्तित किरण की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। परावर्तित नापेंगे परावर्तित दिशा में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, और आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो हो जाएगा धनात्मक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? मुख अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक तथा मुख अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ये हुआ आपका क्या? मुख अक्ष। इसके ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके नीचे आइए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसके नीचे निगेटिव है, इसके ऊपर मापी गई दूरियां हो जाती है पॉजिटिव। तो ये 4 चिन्ह परिपाटी है जो कि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा तो भी बनाइएगा, और बिना चिन्ह परिपाटी के आपसे एक भी न्यूमेरिकल इसका नहीं बनेगा। तो चित्र भी बताएंगे वो चिन्ह परिपाटी के आधार पे ही क्या कोई फिगर बनेगा, अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो। तो चिन्ह परिपाटी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिए, क्योंकि जब अगले वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाएंगे दर्पण सूत्र का तो आप लोग अच्छी तरह से बना सकें। अब स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे आता है क्वेश्चन नई चिन्ह परिपाटी। हाँ, 4 चिन्ह परिपाटी हो गया, एक क्या था? नई चिन्ह परिपाटी। तो नई चिन्ह परिपाटी कुछ नहीं कहता है, क्या कहता है? देखिए, के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। सबसे पहले अब तो अवतल दर्पण का चित्र बनाइए। ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है बताइए? तो अवतल दर्पण है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का बताइए फोकस कौन साइड होगा? फोकस हमेशा यही साइड होगा। फोकस क्या होगा? ये साइड। यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस आएगा और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आएगा। वक्रता त्रिज्या को सी से सूचित करते हैं, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, और यहाँ से जो बीच की दूरियां होती है इसको क्या बोलते हैं? छोटी एफ, यानी फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी बड़ी आर, इसको छोटी एफ बोलते हैं। तो आप ही बताइए, आप लोगों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या बताए थे कि कोई भी दर्पण हो उसके जब बाईं ओर आएंगे, ये साइड आएंगे तो दूरियां क्या होगी? ये साइड जो आएंगे तो दूरियां क्या होगी? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। तो देखिए, ये अवतल दर्पण में जो फोकस है, फोकस या तो फोकस दूरी या तो क्या वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है, वक्रता केंद्र है ये, और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो दोनों ये साइड है, दर्पण के कौन साइड है? बाईं साइड है। इसीलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ये आप फिगर से समझ सकते हैं, याद करने का इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका दोनों यही साइड है। लेकिन आप उत्तल दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण में क्या बताए थे? उत्तल दर्पण को ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ये इसका भी क्या होगा? मुख अक्ष होगा। अक्ष यहाँ पे आता है, आने के बाद ये क्या करता है? प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। ये क्या इस तरह से डॉट 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 करके आगे बढ़ता है, डॉट डॉट करके आगे बढ़ता है, डॉट 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 जहां जाके काटेगा इसी को क्या बोलेंगे? फोकस। इसको क्या बोलेंगे? फोकस। क्या होता है? फोकस एफ हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? छोटी एफ। कहीं ना कहीं इसके आगे जाके क्या मिलेगा आपको? वक्रता त्रिज्या सी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या। तो आप ही बताइए, आप लोगों को क्या बताए थे? जो दर्पण है उसके दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? पॉजिटिव। देखिए ना, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में उसका जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आया है वो दर्पण के दाईं तरफ आया है। तब दर्पण के दाईं तरफ आया है तो पॉजिटिव होगा। ये दर्पण के बाईं तरफ आया था तो ये हो गया निगेटिव। तो याद करने की जरूरत है। अब आप इसको रटिए चाहे फिगर से समझिए कि इसका ये साइड होता है तो ये हो गया इसका निगेटिव, और उसका वो साइड दोनों होता है तो हो गया पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इतना समझ गए तो अब समझिए आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता क्या है? आवर्धन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कितना बना है। वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों को जब तुलना करके जब उसका अनुपात निकालते हैं, यदि उसका अनुपात 1 से ज्यादा आता है, यदि उसका अनुपात 1 से ज्यादा आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था वो बड़ा बना, अर्थात आवर्धित बना। इससे यही तुलना किया जाता है कि जितना वस्तु रखे थे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बना या तो वस्तु से छोटा बना। तो इसका परिभाषा क्या कहता है
देखिए ये जो आवर्धन होता है इंग्लिश में तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और इसका परिभाषा क्या क्या आता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, सबसे पहले लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर लेंगे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है, वस्तु है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h, इसकी मान लेते हैं ऊंचाई क्या है, h है। और कोई दर्पण में इसका क्या, कोई दर्पण, मान लीजिए समतल दर्पण तो ही मान सकते हैं, मान लीजिए अवतल ही दर्पण है। अवतल दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब बनाया गया, तो ये प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए बड़ा प्रतिबिंब बन गया। अब जब बड़ा बन गया तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h डैश। h का मान दिया होगा जितना वस्तु लिए होंगे, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो ये वस्तु की ऊंचाई को h मानेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मानेंगे। तो इसका जब अनुपात निकालिएगा h डैश बटा h, ये हो जाएगा छोटी m के बराबर। और छोटी m किसको क्या बोलते हैं, तो आवर्धन, छोटी m को आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन बराबर फार्मूला हो गया h डैश बटा h, तो इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। या तो फिर देखिए, या तो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी या तो वस्तु की दूरी को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखिए इसका एक फिगर देखिएगा, आगे क्या देखिएगा, एक फिगर देखिएगा। सबसे पहले आगे एक फिगर देख लीजिए आप। इस फिगर में आप गौर से देखिए, ये क्या है, कोई वस्तु है। यदि उसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h, उसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h, तो इसका जब अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बना, तो इस प्रतिबिंब जो बना इसको क्या मान लेते हैं, h डैश हो गया। अब बताइए ये वस्तु रखे हैं, यहाँ पे वस्तु रखे हैं, तो यहाँ से जो यहाँ की दूरियां होगी वो क्या होगी, u होगा। u कौन सा दूरियां होता है, तो वस्तु की दूरी। u को क्या बोलते हैं, तो वस्तु की दूरी। u होता है वस्तु की दूरी। और देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अब बताइए प्रतिबिंब भी दर्पण से क्या बना है, बाईं ओर। तो यहाँ से जो यहाँ तक दूरियां मापेंगे, ये ध्रुव है ना, यहाँ से जो इधर दूरियां मापेंगे इसको बोलेंगे v। और जो v होता है इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी होता है प्रतिबिंब की दूरी। और जो u होता है वो वस्तु की दूरी होता है। ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, और ये वस्तु की ऊंचाई था h और उसका प्रतिबिंब कितना बना, h डैश। तो आवर्धन बराबर फार्मूला क्या बताए थे, h डैश बटा क्या होता है, h डैश बटा h होता है। अब बताइए h डैश बटा क्या होता है, h। तो बताइए सबसे पहले h लिए, तो h में यहाँ से देखिए दूरियां, देखिए तो क्या है, तो v है। दर्पण से जब प्रतिबिंब की दूरी निकालिएगा तो कितना आएगा, v। तो इसी को एक बार v और बटा क्या लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, u। तो ये फार्मूला और ये जो दोनों फार्मूला है, ये क्या होता है, आवर्धन बराबर फार्मूला होता है। h डैश बटा h या तो v बटा u एक आवर्धन का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अगर मान लीजिए माइनस लग गया, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है अवतल दर्पण में, ये जो दर्पण में पढ़ रहे हैं, तो दर्पण में जो आवर्धन का फार्मूला होता है निगेटिव आता है, माइनस, यहाँ पे आता है माइनस v बटा क्या आता है, u, v बटा u होता है। और v किसको बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी, और u किसको बोलते हैं, तो वस्तु की दूरी। तो इसका दो परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या तो फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। और फिर यहाँ पे चलिए, अब आवर्धन के पास चलिए, ध्यान से देखिएगा। आवर्धन का परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटी m, ये h डैश बटा क्या है, h। और देखिए h डैश बटा h, और कभी कभी आपको मिलेगा h डैश को बोल देगा I क्या होता है, I का मतलब होता है इमेज का मतलब हुआ प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की दूरी था बटा क्या, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब को क्या बोल दिया, इमेज हो गया I, ओ से होगा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में मिल सकता है, या तो h डैश बटा h मिल सकता है, या तो कभी कभी ये दे देगा h2 बटा h1,
H2 बटा H1। H2 किसको माने हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को। H2 मानेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को और H1 मानेंगे वस्तु की ऊंचाई को। तो आपको मानने पे डिपेंड करता है कि आप किसको क्या मान रहे हैं। अब देखिए आवर्धन बराबर फार्मूला क्या बताए, माइनस वी बटा यू। माइनस वी बटा यू होता है दर्पण के लिए, ठीक। यदि आवर्धन का मान निगेटिव आ गया, यदि आवर्धन निकालें और उसका मान निगेटिव आ गया तो समझेंगे कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बना था। वो कैसा प्रतिबिंब था? वास्तविक प्रतिबिंब था। यदि आवर्धन m का मान, यदि आवर्धन m का मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, क्या यहाँ पे आ गया? पॉजिटिव। अब जैसे पॉजिटिव आएगा तो समझिएगा वो आभासी प्रतिबिंब बना है। क्या बना है? आभासी प्रतिबिंब बना है। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, यदि आवर्धन का मान निगेटिव आया तो कैसा प्रतिबिंब बना होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा। यदि आवर्धन का मान पॉजिटिव आया है तो कैसा प्रतिबिंब बना होगा? तो आभासी प्रतिबिंब बना होगा। अब हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और क्या प्रकृति। प्रतिबिंब का यहाँ पे क्या होगा? का प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, मतलब उसका प्रकृति क्या है और स्थान क्या है, कहाँ पे किसी वस्तु को रखेंगे और कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितना बनता है और कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा, वस्तु के क्या छोटा, बड़ा तथा आकार में समान हो सकता है। मतलब जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या बताए थे? जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। तो ये तो आप याद रखिएगा हमेशा, जो वास्तविक वो उल्टा और आभासी तो सीधा। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है? 6 प्रतिबिंब बनता है। जो रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा वो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी? 5 होगी। जो वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। जो वास्तविक होगा वो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। ये एरो नीचे लगा हुआ, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? उल्टा। अब देखिए, अब आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब होता है आभासी। तो आभासी जो प्रतिबिंब बनता है इसमें एक प्रतिबिंब आभासी बनता है और जो आभासी बनेगा वो सीधा रहेगा। तो 5 ये कितना हो गया? 6। तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है, 5 गो सीधा बनता है, 5 गो क्या बनता है? वास्तविक बनता है। जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा होगा और एक आभासी बनता है और जो आभासी बनता है वो सीधा बनता है। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के बनता है। अब वास्तविक जो बन गया वो उल्टा बनेगा और जो आभासी बन गया वो सीधा बनेगा। तो अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे रखें तो सबसे पहले क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो ये कोई मान लीजिए क्या है? अवतल दर्पण है। एक कोई क्या है? एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखिए ये क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस को F द्वारा सूचित करते हैं। ये क्या होता है? वक्रता केंद्र C द्वारा सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र की इधर की दुनिया आप लोगों को जितना दिख रहा है इसको क्या मानेंगे? अनंत। इसको क्या मानेंगे? अनंत। ये दुनिया बहुत ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले अनंत पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये जो 6 वो आपको दिखाएंगे इसका एक ट्रिक भी बताएंगे और आपको ट्रिक भी लिख के लेकर आए। आप डायरेक्ट याद हो जाएगा ट्रिक से। 1 मिनट में आपको सारा 6 को बता दीजिएगा कि कौन कहाँ बनेगा। आगे ट्रिक भी लाए। तो आप देखिए ये क्या होता है? अनंत होता है। अब ये अनंत है, यहाँ पे अनंत और यहाँ पे C है। तो सबसे पहले किसी वस्तु को अनंत पे रखे हैं। अनंत पे देखिए इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, इधर से, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु रखा होगा अनंत में, बहुत दूर में अनंत पे कोई वस्तु होगा और उससे प्रकाश की किरण क्या होगी? निकलती रहेगी। प्रकाश की किरण निकलती रहेगी तभी किसी का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग मान लिए कि 2 किरण आ रही है। 2 किरण क्या किसी वस्तु से आ रही है। अब जैसे ही आया और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काटती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। और फिर इधर से आया प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पे काट दिया क्या? फोकस पे। तो यहाँ पे जहाँ पे कट गया वहीं पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। जहाँ पे ये काट दिया वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। यहाँ पे देखिए लिख के लाए हैं। अब देखिए क्या, जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक जो है वो क्या होगा? उल्टा होगा और आकार में बहुत ही छोटा होगा। आकार में क्या होगा? बहुत ही छोटा, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत में रखा हुआ तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा।
मान लीजिए प्रतिबिंब बन गया छोटा, मान लीजिए ये वस्तु क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा है। मान लीजिए वस्तु मान लीजिए 10 फीट का है, 10 फीट का है। अब मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया 2 फीट का, क्योंकि छोटा बनेगा तो 2 फीट मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। और आपको आवर्धन क्या बताए थे, आवर्धन बराबर क्या बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 2 फीट बटा वस्तु की ऊंचाई क्या माने थे 10 फीट। अब देखिए जब इसको अनुपात निकालिएगा तो 2/10 आया, यानी 1/5 आया है। इसका मतलब जो m का मान आएगा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। 1/5 का मतलब क्या है, 1 से कम आएगा, यानी आवर्धन का जो मान होगा वो 1 से कम होगा। 1 से क्या होगा, 1 से कम होगा, तो यहाँ पे आवर्धन का मान 1 से कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निगेटिव। ये निगेटिव क्या बता रहा है, जो बना है आवर्धन वो क्या है, जो प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक बना था। बोलिएगा वास्तविक क्यों बना, यहाँ पे वास्तविक क्यों बना, क्योंकि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि दर्पण के बाईं ओर बने तो हम समझेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है, और दर्पण के दाईं ओर बन गया तो समझेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना है। क्या बना है, आभासी बना है। तो इसका जो आवर्धन का मान आ गया वो क्या आ गया, -1 से बहुत छोटा, -1 से बहुत छोटा, क्योंकि 2 बार देखिए छोटा छोटा दिए, इसका मतलब हो गया क्या, जो आवर्धन m का मान आएगा वो 1 से छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ये आवर्धन का मान भी पूछा जाएगा और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति सब पूछा जाएगा। यदि अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब f पे बनेगा। अब देखिए ये अनंत हो गया, अब किसी वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ पे रखेंगे, तो आप c पे रखेंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए सबसे पहले अनंत पे रखे थे, कहाँ पे रखे थे, तो अनंत पे रखे थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखे थे। अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए क्या डॉट 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 करके ये अनंत था। अब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को C तथा अनंत के बीच रखते हैं, C तथा अनंत के बीच किसी वस्तु को रख दिए। पहले रखे थे अनंत पे, यहाँ पे रखे थे, अब अनंत तथा C के बीच रख दिए। तो जब किसी वस्तु को अनंत तथा C के बीच रखा जाता है तब जो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब बना था F पे, लेकिन जब अब अनंत और C के बीच आ गए तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। देखिए C तथा F के बीच बना, ये वस्तु देखिए ऊपर रखा हुआ है तो ये वस्तु कैसा बना, नीचे बना, उल्टा की ओर उल्टा बन गया। अब उल्टा क्यों बन गया, क्योंकि ये प्रतिबिंब वास्तविक बन गया, क्योंकि दर्पण से क्या बन गया, बाईं ओर, तो ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है और उल्टा भी है। और वस्तु की अपेक्षा क्या है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है। लेकिन जब अनंत पे रखे थे तो बहुत छोटा बना था, क्या बना था, बहुत छोटा, बहुत छोटा। जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे माने थे, यदि इस वस्तु को 10 फीट लेते हैं, वस्तु को 10 फीट लेते हैं तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मानेंगे, अब मान लीजिए लगभग कितना, 4 फीट, लगभग 4 फीट। उस समय माने थे 2 फीट, क्योंकि उस समय बहुत छोटा बना था। लेकिन इसमें सिर्फ छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा ही बनेगा। तो देखिए जब किसी वस्तु को C तथा अनंत के बीच रखा जाता है, अनंत के बीच रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है C तथा F के बीच बनता है। कहाँ बनता है, C तथा F के बीच बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा और आकार में छोटा होगा, आकार में क्या, छोटा होगा, उसमें बहुत छोटा हो रहा था। अब इसमें आवर्धन का मान जो आएगा वो क्या होगा, -1 से कम होगा, -1 से कम। माइनस क्या बता रहा है, जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। तो देखिए फिर निकालिएगा m का मान, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना लिए 4 और वस्तु की ऊंचाई कितना है 10 फीट। अब फिर इसको काटिए तो 2 बटा कितना आएगा 5, 2/5। अब भागा दीजिएगा 5 से 2 में, तो आएगा 1 से कम, 1 से कम आएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं आएगा। आएगा तो 1 से कम आएगा, कितना आएगा 1 से कम आएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं आएगा। और निगेटिव क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, प्रतिबिंब जो बना है वास्तविक बना है। चिन्ह परिपाटी ही तो बताता है, चिन्ह परिपाटी क्या कहता था, किसी प्रतिबिंब का वास्तविक या तो आभासी या तो उल्टा या सीधा में अंतर बताने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। तो प्रतिबिंब वास्तविक बन गया तो लगा दिया आवर्धन में माइनस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आगे देखिए, अब क्या किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, मान लीजिए सबसे पहले क्या, ये फोकस है, यहाँ पे क्या वक्रता केंद्र है, तो ये डॉट 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 मिला देते हैं, ये क्या है अनंत है। तो सबसे पहले अनंत पे रखे थे, इसके बाद अनंत तथा C के बीच रखे। अब कहाँ पे रख रहे हैं, C पे। अब जो वस्तु को रख रहे हैं C पे रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला C वाला, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछेगा। यदि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में C पे रखा जाता है, C पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र बोले यानी C पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी C पे बनता है
और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। तो जब किसी वस्तु को देखो, देखिए यहाँ पे सी पे रखे, जितना बड़ा वस्तु रखे उसका उतना ही बड़ा उसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना है, वास्तविक बना है। वास्तविक बना है इसीलिए उल्टा बना है, क्योंकि इसका मूड़ी ऊपर था, इसका मूड़ी क्या था, ऊपर था, तो इसका मूड़ी अब क्या हो गया, इसका मूड़ी हो गया नीचे, इसका मूड़ी क्या हो गया, नीचे। देखिए उल्टा हो गया, मतलब वास्तविक है तो उल्टा, वास्तविक है तो क्या हो गया, उल्टा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में सी पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पे बनता है, वास्तविक बनता है और आकार में समान बनता है। तो एक स्थिति पूछेगा एग्जाम में, अवतल दर्पण में वैसा स्थिति बताइए जहां पे वस्तु को कहां पे रखें ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा वास्तविक बने और वस्तु के बराबर बने। वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, तो सी पे रखने पे, जब किसी वस्तु को, गलती से यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी वस्तु को सी पे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा। क्या बनेगा, सी पे ही बनेगा। सी पे ही क्या करेगा, सी पे ही बनेगा। उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, तो सी पे बनेगा। यहाँ पे आप लोग क्या क्रॉस कर लीजिएगा, इसमें कहाँ पे बनेगा, सी पे। जब किसी वस्तु को सी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सी पे ही बनता है। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। जो वास्तविक होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा और आकार में समान होगा। अगला है कहें क्या, कॉपी होगी। आकार में क्या होगा, यहाँ पे समान होगा, आकार में होगा समान, आकार में क्या होगा, समान होगा। अब आवर्धन क्या होता था, आवर्धन क्या होता था, आवर्धन बराबर क्या होता है, एच डैश बटा एच। अब बताइए वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं 5 फीट, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हो जाएगा 5 फीट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो समान बना है। तो 5/5, 5/5, इसका आवर्धन का मान कितना आ गया, 1। आवर्धन का मान आ गया 1। अब 1 आ गया आवर्धन का मान। तो अब ये बताइए जो प्रतिबिंब बना था वस्तु का, वास्तविक बना था या तो सीधा बना था, वास्तविक बना था या तो सीधा बना था। तो ये प्रतिबिंब जो बना था वो वास्तविक बना था और उल्टा है, इसीलिए वास्तविक है, तो इसीलिए क्या हो गया, -1। इसीलिए क्या हो गया, -1। इसका जो आवर्धन का मान होगा वो क्या होगा, -1 के बराबर, -1 के बराबर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा कि जब किसी वस्तु को कहाँ पे अवतल दर्पण में रखा जाए ताकि उसका आवर्धन जो -1 हो, या तो किसी दर्पण में किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बना और उसका आवर्धन का मान निकालें तो -1 आया है, तो उस वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ पे रखा गया होगा, तो सी पे रखा गया होगा, यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा गया होगा। अब अगला देखिए, अब आगे क्या कहता है। अब बोलता है एफ तथा सी के बीच। सबको गौर से कीजिए, सबसे पहले कहां पे रखे थे, सी पे रखे थे, और फिर सी तथा अनंत के बीच में रखे थे, सी तथा अनंत के बीच में रखे थे, और फिर तीसरा रखे थे सी पे। अब आ गई सी तथा एफ के बीच। अब कहां पे आ गई, सी तथा एफ के बीच। जब सी तथा एफ के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, सी तथा एफ के बीच किसी वस्तु को रखें, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी तथा अनंत के बीच बनेगा, सी तथा अनंत के बीच। यहाँ पे देखिए वस्तु किसी को रखें और इसका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे रखे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ये सी तथा अनंत के बीच में बना। ये वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब क्या बना है, छोटा बना है। वस्तु बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब किसी वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। इसका मुंडी देखिए नीचे है और इसका मुंडी ऊपर था। तो जो वस्तु इतना बड़ा था, मान लीजिए वस्तु 10 फीट का है, जो प्रतिबिंब बना होगा ये कहीं ना कहीं 6 फीट का बना होगा, कहीं ना कहीं किसका कितना फीट का बना होगा, 6 फीट का बना होगा। तो आवर्धन बराबर फार्मूला कितना होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है इस बार, 6 फीट। वस्तु की ऊंचाई कितना है इस बार, वस्तु की ऊंचाई जो है 10 फीट। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 10, 3/10, 3 बटा कितना आएगा, 10, 3/10। प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी देखिए पहले, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आकार में बड़ा बनेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि आकार में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। आकार में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। सॉरी यहाँ पे, अब इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। थोड़ा ध्यान से देखिए, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को F तथा C के बीच रखा जाए, F तथा C के बीच, तो यहाँ डॉट डॉट था, यहाँ पे क्या था, अनंत। सबसे पहले अनंत पे रखे थे, फिर अनंत तथा C के बीच रखे थे, अब फिर तीसरा नंबर में अनंत पे C पे रखे थे। अब क्या आ गया, C तथा F के बीच। जब किसी वस्तु को C तथा F के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच बनता है, C तथा अनंत के बीच बनता है। C तथा अनंत के बीच कहीं पे भी क्या हो सकता है, बन सकता है।
जो प्रतिबिंब बनेगा जितना वस्तु है उससे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यदि इसको मानते हैं, मान लीजिए 5 फीट का जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको 5 फीट मान लेते हैं वस्तु का, तो इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा 7 फीट का। यानी जो जितना वस्तु है उससे क्या बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उससे ज्यादा बड़ा बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच। जब किसी वस्तु को एफ तथा सी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देख ही रहे हैं, इसका मुंडी ऊपर है तो इसका मुंडी आ गया नीचे, तो वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और आकार में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इस बार आकार में अब बड़ा बनने लग गया। अब देखिए आवर्धन का मान कितना हो जाएगा, -1 से ज्यादा। जैसी जैसी वस्तु दर्पण के पास जाएगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से दूर बनते जाएगा और क्या बनेगा, बड़ा बनते जाएगा। अब देखिए आवर्धन बराबर निकालिए फार्मूला। इसको मान लिए कि वस्तु हम रखे थे 5 फीट का, वस्तु रखे थे कितना, 5 फीट का, तो आवर्धन बराबर फार्मूला कितना होता है, एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है बताइए, तो इस बार 7 फीट है। अब बताइए वस्तु की ऊंचाई कितना है, तो 5 फीट है। तो जब इसको भागा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं पक्का है 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 1 से क्या आएगा, ज्यादा, 1 से ज्यादा आएगा। जिधर तीर ज्यादा लगा हुआ, मतलब देखिए अगर ये साइड मुंह इसका खुला हुआ तो इसका मतलब ये ज्यादा है। अब ये जिधर अगर ये नुकीला हुआ मतलब कम हुआ, इसका मतलब हुआ 1 से ज्यादा। इसका जो आवर्धन का मान आएगा वो क्या आएगा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन अब पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो आप ये चेक कीजिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना या तो आभासी बना। तो जो प्रतिबिंब बना दर्पण से बाईं ओर बना तो कैसा बना, वास्तविक बना, और उल्टा बना तो वास्तविक बना। तो क्या होगा, आवर्धन का मान -1, क्या होगा, -1। आवर्धन का मान क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। अब आगे देखिए कहाँ कहाँ पे रख लिए बताइए। सबसे पहले अनंत पे रख लिए थे, फिर क्या अनंत तथा सी के बीच रख लिए, और फिर सी के बीच रखें, अब सी तथा एफ के बीच रखें। अब आप खुदे बताइए आप कहाँ रखेंगे, एफ के बीच रखेंगे। अब किसी वस्तु को एफ पे रखेंगे। अब जब किसी वस्तु को एफ पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे जाके बनेगा, क्योंकि पहला यही था, जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते थे तो उसका प्रतिबिंब एफ पे, और किसी वस्तु को एफ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी अनंत पे बनेगा। तो बताइए एफ पे किसी वस्तु को छोटा सा प्रतिबिंब रखेंगे लेकिन अनंत पे जाके बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे जाके बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इस बार। तो जब किसी वस्तु को एफ पे रखा जाता है यानी फोकस तल पे यानी बड़ी एफ पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे जाके बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और आकार में क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और जब बहुत बड़ा बनेगा तो आवर्धन का मान -1, ये 2 बार दिए, इसका मतलब बहुत बड़ा, यानी 1 का मान आएगा। आवर्धन का जो मान आएगा 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए m बराबर फार्मूला कितना होता है, एच डैश बटा एच। बताइए अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखा होगा, यहाँ पे कोई वस्तु रखा होगा, मान लीजिए 2 फीट का है, कितना फीट का है, 2 फीट का है, तो इसका प्रतिबिंब तो अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। मान लीजिए क्या बन गया, 20 फीट का बन गया, प्रतिबिंब 20 फीट का बन गया। तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया, 20 फीट, और वस्तु की ऊंचाई कितना हो गया, वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं 2 फीट। तो इसको काटिएगा तो आवर्धन का मान कितना आ गया, 10। आवर्धन का मान आ गया 10। तो कहीं ना कहीं 1 से तो ज्यादा है ना, 1 से बहुत ज्यादा है, 1 से क्या बहुत ज्यादा है, 10 आया तो क्या 1 से बहुत ज्यादा है। और पॉजिटिव में आएगा निगेटिव में, तो आएगा निगेटिव में। क्यों, क्योंकि जब जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, तो बाईं ओर बन रहा है तो कैसा बना होगा, वास्तविक। अब वास्तविक बना होगा तो क्या बनेगा, उल्टा। मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे इस तरह से रखे होंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बना होगा अनंत में इस तरह से बना होगा, इस तरह से क्या करेगा, बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, मतलब -1। आवर्धन का मान -1 से बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक ठो और बच गया, अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता था, 6 गो। अब 5 बनता था वास्तविक, तो 5 वास्तविक क्लियर हो गया। अब एगो बचा आभासी प्रतिबिंब, एगो बचा आभासी प्रतिबिंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है, ये देखिए डॉट 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 मिला दीजिए। सबसे पहले क्या था, ये अनंत था, यहाँ पे देखिए एफ है, यहाँ पे क्या एफ है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सी होगा, और सी इधर क्या आ गया, अनंत आ गया, अनंत आ गया। अब देखिए अब इस बार क्या बोल रहा था, अगला बार वस्तु को रखे थे एफ पे तो उसका प्रतिबिंब बना था अनंत पे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वस्तु को एफ तथा पी के बीच ला दिए, यानी फोकस तथा ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दाईं तरफ बनेगा, और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। देखिए इसका मुंडी ऊपर की ओर है तो इसका भी मुंडी ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ पे इस तरह से कोई वस्तु रखे होंगे तो उसका प्रतिबिंब ये छोटा है और उसका प्रतिबिंब क्या बना होगा, बड़ा बना होगा, और इसी तरह से बना होगा।
एक ही मात्र कंडीशन है, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से दाईं ओर आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। बड़ा बोले तो आवर्धित बनेगा। क्या बनेगा? आवर्धित बनेगा। यही कंडीशन होता है जब अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। हजामती दर्पण में मतलब दाढ़ी बनाने के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं, बड़ा बड़ा सैलून में ये सब लगाया जाता है, तब जब इसका प्रयोग किया जाता है तो पूछेगा जब किसी वस्तु ये पूछेगा जब अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में करते हैं तो उसमें वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए, या तो कहाँ पे रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है? एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच, यानी फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के क्या बनेगा? पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और आकार में क्या बनेगा? बड़ा। आकार में बनेगा बड़ा, तो आकार में बढ़ेगा बड़ा बनेगा। और इसका जो आवर्धन का मान आएगा एक से क्या होगा? एक से क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जिसका ऊंचाई था मान लीजिए 5 फीट था, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो मान लेते 15 फीट का बन गया। कितना फीट का बन गया? 15 फीट का बन गया। अब आवर्धन निकालिए, एच डैश बटा कितना होगा? एच। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? एग्जाम्पल के तौर पे माने 15, वस्तु की ऊंचाई कितना माने हैं? 5। अब इसको काटिएगा तो कितना आ गया? 3। 3 जो आया है वो m का मान कहीं ना कहीं क्या है? 1 से तो ज्यादा है। 1 से क्या है? ज्यादा है। 1 से क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। कितना आ जाए लेकिन 1 से ज्यादा आएगा। तो 3 आया है तो 1 से ज्यादा है। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? वो +3 आया कि -3 आया? तो ये डिसाइड कीजिए प्रतिबिंब बना कैसा? तो बना है आभासी, बना प्रतिबिंब आभासी, तो आवर्धन का मान क्या होगा? पॉजिटिव। आवर्धन का मान होगा पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन में आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है, जब किसी वस्तु को F तथा P के बीच रखा जाता है। F तथा P के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसका जो आवर्धन का मान होगा वो 1 से ज्यादा होगा, +1 से ज्यादा होगा। कितना हो जाए? तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन था, 6 कंडीशन आप लोगों को बता दिए, लेकिन इस 6 कंडीशन को एक बार शॉर्ट में याद करते हैं, इसका ट्रिक के माध्यम से वो याद हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई क्या है? ये कोई मान लीजिए क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ये क्या है? P है। ये क्या मान लिए? F है। इसको क्या मान लिए? C मान लिए। यहाँ पे इसको अनंत मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लीजिए सबसे पहले किसी वस्तु को अनंत पे F पे रखें, F पे रखें, तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? जो अनंत पे रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? F पे बनता है। और कैसा बनेगा? तो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? तो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? तो छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा? तो F पे बनेगा और उल्टा बनेगा। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया। ये लाल है तो देखिए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब भी क्या बना? लाल बना। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कहता है जब किसी वस्तु को आप C तथा अनंत के बीच रखिएगा, C तथा अनंत के बीच रख दिए, C तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? C तथा F के बीच, C तथा F के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा ही बनेगा। जितना बड़ा है उससे देखिए थोड़ा छोटा ही बना है। यहाँ पे जो रखे उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। ये पहला कंडीशन था। ये क्या था? पहला। फिर ये क्या हो गया आपका? दूसरा। ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा देखिए, अब आगे बढ़ते जाइए थोड़ा थोड़ा। जब C अनंत पे रखे तो F पे बना, जब अनंत तथा C के बीच रखे तो C तथा F के बीच बना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? C पे रखेंगे। अब क्या रखेंगे? C पे रखेंगे। जब जैसे C पे रखेंगे तो देखिए उधर से आगे आइए तो यहाँ पे इसका भी प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन जाएगा? C पे। जितना बड़ा देखिए वस्तु बना है उतना ही बड़ा इसका क्या बना है? प्रतिबिंब। कंडीशन नंबर क्या हो गया? 3। अब चौथा बताइए, अब C पे आ गए तब इससे थोड़ा क्या जाएंगे आगे? अब C तक आ गए तो इससे क्या जाएंगे? थोड़ा आगे। दूसरा पेन से करते हैं उसको। अब देखिए जब C पे आ गए तो अब अगला वस्तु कहाँ रखेंगे? C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। देखिए अब C तथा F के बीच किसी वस्तु को रख दिए, C तथा F के बीच किसी वस्तु को रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? बताइए। यहाँ तक आ गया था। जब C तथा F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इस बार क्या बन गया? बड़ा बन गया। देखिए फिगर को आप लोग गौर से देखिएगा। इतना बड़ा वस्तु था, इसका प्रतिबिंब बड़ा बना। तथा F के बीच रखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C और ये क्या है? F। ये है F। अब एक कंडीशन और देखिए। अब क्या कहता है? देखिए C तथा F के बीच रख दिए, अब प्रतिबिंब रखना पड़ता है F पे। अब कहाँ पे रखेंगे? F पे। अनंत पे रखे थे तो F पे बना,
अब जब एफ पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत ही क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देखिए इसका मुड़ी ऊपर है तो सबका क्या है, नीचे है। ये क्या था, 5 कंडीशन हो गया, देखिए पांचवा है, और ये क्या था, चौथा, ये क्या था, चौथा। इसको आप क्या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि रंग से रंगा हुआ है तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अब एक कंडीशन और था, छठा, छठा क्या कहता था, ध्यान से देखिए, छठा क्या कहता है, छठा देखिए, छठा क्या होता था, जब एफ तथा पी के बीच रखते थे, एफ तथा पी के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, छठा कंडीशन यही था, एफ तथा पी के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से क्या बनता है, पीछे, दर्पण से पीछे बनता है, और दर्पण से पीछे बनता है, दर्पण से पीछे बनता है, और कैसा बनता है, आभासी। यानी ये साइड जो बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा, आभासी, आभासी है तो क्या होगा, सीधा होगा, सीधा, और क्या बनेगा, ये बड़ा बन रहा था, इसमें क्या बन रहा था, बड़ा। और देखिए, और जो जो इधर आते जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। इसको एक बार गौर से देखिए, अब इसको एक बार क्या कीजिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बना, यहाँ पे लाल है देखिए, यहाँ पे बना, कैसा बना, बड़ा था तो छोटा बना। अब देखिए, अब एक आगे बढ़िए, अनंत था, ये क्या था, अनंत, अनंत तथा सी के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी तथा एफ के बीच बना, सी तथा एफ के बीच बना। देखिए यहाँ पे काला है, इतना बड़ा प्रतिबिंब, इसका भी प्रतिबिंब छोटा ही बना वस्तु से। अब अनंत सी पे रखें तो उसका प्रतिबिंब भी सी पे बना। अब देखिए आगे चलिए, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी तथा अनंत के बीच। जब किसी वस्तु को आप एफ पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा ना। भी इधर प्रतिबिंब बना है सब तो क्या होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, ये सारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर ये वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा है। और सबका देखिए मुंडी क्या है, नीचे है, प्रतिबिंब वस्तु ऊपर था मुंडी, लेकिन प्रतिबिंब उसका जो मुंडी है नीचे है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आभासी बना था मुंडी ऊपर, यहाँ पे प्रतिबिंब भी क्या, वस्तु मुंडी उसका ऊपर है। तो अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बढ़ते जा रहा है। तो ये छोबो का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसी तरह फिगर बना के याद रखिएगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। तो एक बार में क्या इसको बना सकते हैं आप। अब आगे देखिए, जब आप लोगों को ये अवतल दर्पण ला बता दिए तब एक उत्तल दर्पण ला बच गया, उसको भी बता देते हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्या उत्तल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता है और किस तरह से बनता है और कहाँ पे बनता है। तो जो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो किस दर्पण में वस्तु के हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में। और हमेशा कैसा बनता है, आभासी यानी काल्पनिक बनता है। जो काल्पनिक बन रहा है सीधा बनेगा। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बने, या तो सीधा बने या तो छोटा बने, तो उत्तल दर्पण होगा। तो इसमें टोटल जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 प्रतिबिंब बनता है। जो दोनों प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, दोनों प्रतिबिंब आभासी होता है, दोनों प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है तो क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। लेकिन इसमें रियल इमेज एक भी नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब एक भी नहीं बनता है, 2 प्रतिबिंब बनता है या दोनों प्रतिबिंब आभासी ही बनता है, दोनों प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। अब इसको चित्र के माध्यम से देखिए। अब देखिए पहला कंडीशन क्या होता है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ये दर्पण का क्या है, ये दर्पण का फोकस दूरी है, यहाँ पे वक्रता केंद्र। सेम उतना ही दूरी पे क्या इधर भी होगा वक्रता केंद्र, मान लीजिए यहाँ पे क्या, मान लीजिए इसको फोकस दूरी इधर सपोज कीजिए, मतलब जितना दूरी में होगा उतना दूरी में इधर ही होगा, मान लीजिए। फिर यहाँ पे क्या मान लीजिए सी, यहाँ पे कुछ मान लीजिए, यहाँ पे क्या होगा सी मान लीजिए, या तो यहीं पे कहीं पे भी सी मान लीजिए। पहला कंडीशन कहता क्या है इसमें, जब वस्तु मुख अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, मुख अक्ष, मुख अक्ष बोले तो ये मुख अक्ष क्या है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को मुख अक्ष है, ये क्या है, मुख अक्ष। तो मतलब आप उत्तल दर्पण में मुख अक्ष पे कहीं पे किसी वस्तु को रखिएगा तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा जो एफ तथा पी के बीच बनेगा। कहाँ पे बनेगा, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच। मतलब ये दर्पण के मुख अक्ष कहीं पे रख दीजिए, मुख अक्ष पे कहीं पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एफ तथा पी के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए वस्तु को ये साइड रखें तो प्रतिबिंब बन गया वो साइड, इसका मतलब आभासी बना होगा, आभासी बना होगा, सीधा बना होगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इसका छुटकू सा बना है, देखिए कितना दिख रहा है आप लोगों को, प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, देखिए तो यहाँ पे बहुत छोटा बना हुआ, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना हुआ, तो बहुत क्या बना है, छोटा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, पी तथा एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और आकार में क्या होगा,
छोटा होगा, आकार में क्या होगा, छोटा होगा, आकार में बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका आवर्धन का मान निकालिए, यानी आवर्धन m बराबर कितना होता है, h डैश बटा h। मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई था 10 फीट, तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आया होगा, 2 फीट, 2 फीट मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है बताइए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 2 फीट। और बताइए, और बताइए वस्तु की ऊंचाई कितना है, इस बार वस्तु की ऊंचाई कितना है, 10 फीट। अब इसको काटिएगा तो कितना आया, 1/5। और जब इसको भागा दीजिएगा तो भागा का जो मान आएगा कहीं ना कहीं क्या होगा, 1 से क्या आएगा, कम आएगा, 1 से कहीं ना कहीं क्या आएगा, कम आएगा। और बताइए, और आवर्धन का मान क्या आया, 1 से तो कम आया, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, तो ये साइड बन गया, तो इसका मतलब आभासी बना। जो प्रतिबिंब आभासी बनता है उसका जो आवर्धन का मान होता है पॉजिटिव होता है। तो कितना आएगा, +1, +1 होगा, +1 होगा, और क्या होगा, छोटा होगा, यानी 1 से छोटा आएगा आवर्धन का मान। जब इसको भागा दीजिएगा तो 1 से छोटा आएगा। तो पहला कंडीशन तो इसमें क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा कंडीशन ये कहता है, दूसरा सिंपल है, जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए। पहले क्या किए थे, मुख अक्ष था, ये दर्पण का क्या था, ये दर्पण का मान लीजिए क्या है, मुख अक्ष है। तो दर्पण के मुख अक्ष पे कहीं पे रखिए, यहाँ पे रखिए, सी पे रखिए, एफ पे रखिए, कहीं पे रखिए, उसका प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच बन रहा था। लेकिन अब वस्तु को अनंत पे ले गए, कहाँ पे ले गए, अनंत पे। जब अनंत पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। अवतल दर्पण में भी यही होता था, जब अनंत पे रखते थे तब एफ पे बनता था। इसमें भी यही हुआ, जब अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, एफ। यहाँ पे देखिए कोई किरण आया, यहाँ पे इस तरह से लौट गया, लेकिन डॉट 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 यहाँ पे करके मिलाए तो इसका प्रतिबिंब एफ पे बना होगा। यहाँ भी देखिए इस तरह से अनंत से किरण आया, परावर्तन के बाद लौट गया, और यहाँ डॉट डॉट मिला के जहाँ काट दिया, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। यहीं पे इसका प्रतिबिंब बना होगा। प्रतिबिंब कैसा बना होगा, इतना बड़ा वस्तु है तो इसका बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना होगा। क्या बना होगा, बहुत ही छोटा। उसमें छोटा बना था, लेकिन इसमें बहुत ही क्या बनेगा, आकार में क्या बनेगा, छोटा, बहुत छोटा। जब किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो एफ पे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। जो आभासी होगा वो सीधा होगा, आकार में बहुत छोटा होगा। इस बार क्या होगा, आकार में भी छोटा होगा, आकार में छोटा नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा कहाँ बनेगा। अब आवर्धन का मान निकालिए, m बराबर कितना होता है, h डैश बटा h। तो कितना हो गया, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इसका मान लीजिए 10 फीट लेते हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा, तो 1 फीट मान लेते हैं, 1 फीट बना होगा। तो आवर्धन निकालिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 1, और वस्तु की ऊंचाई कितना माने थे, 10, तो कितना आ गया, 1/10। तो 1/10 क्या हो गया, 1 से बहुत छोटा आएगा। जब इसको भागा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 1 से बहुत छोटा, ये +1 होगा। बोलिएगा क्यों होगा +1, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, आभासी है। आभासी और क्या है, सीधा है, आभासी और सीधा है। आज पूरा खत्म हो गया, जितना टॉपिक था ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और आशा करते हैं कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब, आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा तो आप लोगों को आसानी से याद आ जाएगा। तो अगले वीडियो में आप लोगों को अवतल दर्पण का क्या, अवतल दर्पण का जो दर्पण फार्मूला होता है, या तो F बराबर जो बताए थे कि R बराबर जो संबंध होता है 2F, इसको प्रूव करेंगे। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, या तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।